नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से अब तक इस एपिसोड पे आप तमाम लोग को फिर से एक बार दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, जो इस स्टडी सफर तक यूट्यूब मंच पे जो कहानियों का जो सफर होता है उसकी दस्तूर अभी जारी है। इसी कड़ी में एक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित है। एक लड़की शादी कर अपने ससुराल जाती है, लेकिन जब उसका पति उसके मन पसंद नहीं होता तो 1 साल के भीतर ही वो अपने पति से तलाक ले लेती है। और तलाक लेकर के उसके बाद अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करने के लिए एक ऐसे सफर पे कदम बढ़ा देती है जिसका शायद उसने भी और शायद किसी ने भी कल्पना नहीं किया था। और आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जब वो हमेशा के लिए जेल के भीतर पहुंच जाती है। सच में आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं, दरअसल ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने समझने पे काफी मजबूर कर देगी। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आपसे वो अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही जो लोग वीडियो में अपना नाम सुनना चाहते हैं वो कमेंट करेंगे। दरअसल ये घटना जो होती है वो दिल्ली शहर की होती है। बाहरी दिल्ली का एक थाना पड़ता है निहाल विहार। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 8 मार्च 2019 की रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की। दरअसल इसी निहाल विहार की 2 कांस्टेबल जब गश्त में निकलते हैं तो सैयद नागलोई के पास जब एक नहर के किनारे से होकर गुजरते हैं तभी उनके पास एक व्यक्ति काफी भागते दौड़ते आता है और हफ्ते हुए दोनों सिपाही से कहता है कि साहब, नहर के दूसरी छोर पे एक बैग पड़ा हुआ है। शायद उस बैग के अंदर कुछ ऐसा है जिससे काफी बदबू आ रही है, काफी दुर्गंध आती है। जैसे वो व्यक्ति वो दोनों कांस्टेबल सिपाही से जो कहता है ये बात, तो कांस्टेबल दोनों वहां पहुंचते हैं और नहर के दूसरी छोर पे ठीक एक सूटकेस को देखते हैं। दरअसल वो जो इलाका होता है वो पश्चिमी बिहार थाने के अंतर्गत पड़ता था, इसीलिए एक सिपाही इस बात की जानकारी पश्चिमी बिहार थाने में दे देता है। सूचना देने वाला चूंकि एक पुलिस वाला होता है, इसलिए पश्चिमी बिहार थाने के पुलिस भी काफी तेजी से हरकत में आती है और तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है और उस सूटकेस को नहर से बाहर निकाल देती है। अब सूटकेस को जब पुलिस खोलती है तो उस सूटकेस के भीतर एक महिला की लाश पड़ी होती है जिसकी उम्र करीब करीब 45 से 50 वर्ष के बीच होती है। दरअसल उस महिला की जो हत्या है वो कुछ दिन पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि उसकी लाश पूरी तरीके से सड़ गई थी और उससे दुर्गंध काफी आती थी। उस महिला के पास से, उस लाश के पास से कुछ ऐसा नहीं मिल पाता जिससे उसकी पहचान की जा सके। इसीलिए उस रात को ही पुलिस आसपास के लोगों को कुछ इकट्ठा करती है और उस महिला की पहचान कराने की प्रयास करती है पुलिस। लेकिन पुलिस को कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं बताता कि ये महिला कौन है। इसलिए पुलिस सबसे पहले जो महिला की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है और धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की छानबीन करने लगती है। लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब तक उस महिला की पहचान नहीं हो जाती, पुलिस इस केस में आगे जांच नहीं कर सकती थी। इसलिए पुलिस उस महिला की पहचान कराने के लिए उसका एक फोटो खींचकर एरिया के सारे थाने में सर्कुलेट कर देती है। जैसे ये फोटो निहाल विहार के थाने में पहुंच जाता है, निहाल विहार के थाने के पुलिस उस फोटो को देख करके पहचान जाती है। दरअसल उस महिला का नाम होता है जागीर कौर, और जागीर जो कि दीपक बिहार के रहने वाली होती है। निहाल बिहार के थाने का पुलिस तुरंत ही पश्चिम बिहार थाने से कांटेक्ट करती है और जागीर कौर के बारे में जो है पुलिस वालों को बताती है। अब निहाल बिहार के पुलिस कहती है कि दरअसल इसका जो नाम है उसका नाम जागीर कौर होता है। इसकी बेटी का नाम हरजिंदर कौर ने 4 मार्च 2019 को अपने माता और पिता दोनों का ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया है। हरजिंदर कौर के पिता का जो नाम होता है वो होता है गुरमीत कौर। और गुरमीत कौर जैसे निहाल बिहार के थाने इस तरह की बात पश्चिम बिहार थाने पुलिस को ये बात बताती है, पुलिस उसी रात जागीर कौर की बेटी हरजिंदर कौर से मुलाकात करती है और उसे थाने बुलाती है। हरजिंदर कौर जब थाने आ जाती है तो पुलिस उससे पूछती है कि हमें एक लाश नाले से मिला है और हमने उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है उसको, तुम्हें हमारे साथ अस्पताल चलना होगा और उस लाश को देखकर तुमको पहचानना पड़ेगा। पुलिस हरजिंदर कौर को लेकर के उस अस्पताल में पहुंच जाती है और उस लाश को हरजिंदर कौर को दिखाती है। हरजिंदर कौर जैसे उस लाश को देखती है, देख करके पहचान जाती है और रोते हुए कहती है पुलिस वालों को कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ जागीर कौर है। हरजिंदर कौर रोते हुए पुलिस वालों से फिर कहती है, साहब मुझे शक है कि शायद मेरे पिता गुरमीत कौर की भी हत्या कर दी गई है, क्योंकि वो भी कई दिनों से लापता है। हो सकता है कि उनका भी लाश नहर के अंदर ही पड़ा हो।
अब हरजिंदर कौर जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताती है, पुलिस उसी रात को ही हरजिंदर कौर को लेकर के फिर से उस नहर के पे जाती है और उस नहर में जाकर के उसके पिता की लाश को यानी डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास करती है। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग ले आती है और 2-3 घंटे बाद ही उसी नहर में थोड़ी दूर के पर नहर के किनारे एक और काले रंग का सूटकेस मिल जाता है। और पुलिस जब उस सूटकेस को जब खोलती है तो उसी सूटकेस के भीतर हरजिंदर कौर के पिता का भी लाश होता है। और पुलिस सबसे पहले उस लाश को फिर अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर दोनों की हत्या के बारे में हरजिंदर कौर से लगातार पूछताछ करती है। तो हरजिंदर कौर कहती है कि साहब, मेरे माता पिता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि हमारी ही बड़ी बहन सोनिया, उसके प्रेमी विक्रम दीक्षित ने किया होगा। विक्रम जो कि लखनऊ प्रदेश का रहने वाला होता है। हरजिंदर कौर जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताती है, पुलिस हरजिंदर कौर के ही कहने पर सोनिया से पूछताछ करने के लिए दीपक नवल उसके घर पे पहुंच जाती है। तो पता चलता है कि उसके घर पे बाहर से ताला लगा हुआ है। अब सोनिया के नंबर पे जब पुलिस कॉल करती है तो रिंग तो पहुंचता है, लेकिन सोनिया फोन नहीं लेती है। इसीलिए पुलिस अब सबसे पहले उसके घर के आसपास का पूरा सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। जब सीसीटीवी फुटेज को जब वो चेक करती है पुलिस, तो पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि उसके माता पिता की हत्या सोनिया और उसके आशिक विक्रम ने ही किया है। इसीलिए पुलिस प्रशासन अब सोनिया और उसके प्रेमी विक्रम दोनों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डालती है और फिर इंतजार करने लगती है। जैसे ही दोनों का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस लोकेशन के ही आधार पर बाहरी दिल्ली से सोनिया और उसके प्रेमी विक्रम दोनों को अपने कब्जे में लेकर 10 मार्च को लेकर थाने पहुंच जाती है। और फिर सोनिया और इस आशिक विक्रम से उसके माता पिता की हत्या के बारे में दबाव दे के पूछती है। जैसे पुलिस अपनी दबिश देना शुरू करती है, आखिरकार सोनिया जो है अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन सोनिया जब इस पूरे हत्या कांड की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, जब लोगों को पूरी सच्चाई पता चलती है, तो हर कोई सिर्फ एक ही बात कहता है कि भगवान इस ऐसी औलाद किसी को भी ना दो। गुरमीत कौर जो प्रॉपर दिल्ली का रहने वाला होता है, गुरमीत कौर का पत्नी का नाम होता है जागीर कौर। जागीर कौर जो कि पंजाब के जालंधर शहर के रहने वाली होती है। गुरमीत कौर जो कि एक प्राइवेट कंपनी के भीतर नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे कमाया करता। और गुरमीत कौर के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसके भीतर 2 बेटा होता है और 2 बेटी होती है। गुरमीत का बड़ा बेटा पूरे परिवार के साथ दुबई के भीतर रहता है। गुरमीत का दूसरा बेटा चूंकि कि एक दूसरे जाति धर्म की लड़की से वो शादी करता है, विवाह करता है, इसलिए गुरमीत अपने बेटे को घर से बाहर कर देता है। उसके घर पे दोनों बेटी सोनिया और हरजिंदर ही बचते हैं। सोनिया भी जब अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, गुरमीत अपनी बेटी की शादी साल 2011 के भीतर फरीदाबाद का रहने वाला सुरेंद्र से करवा देते हैं। अब सोनिया जब सुरेंद्र से शादी कर अपने ससुराल पहुंचती है, सुरेंद्र उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। सुरेंद्र जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता, बहुत सीधा साधा व्यक्ति होता है, जबकि सोनिया जो है देखने में काफी खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफी चतुर भी होती है। जैसे 1 साल का समय बीतता है, सोनिया का जब अपने पति से बिल्कुल नहीं बनता है, तो आखिरकार दोनों अपने मर्जी के हिसाब से ही 1 साल के भीतर ही तलाक ले लेते हैं। उसके बाद से सोनिया अपने पति से तलाक लेकर अपने माता पिता के पास आकर के रहने लगती है। लेकिन जैसे ही उसके बाद से सोनिया अपने पति से तलाक लेकर अपने माँ बाप के पास आकर रहने लगती है। लेकिन जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, सोनिया का अपने ही गांव का रहने वाला अरुण शर्मा से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके कुछ महीने बाद ही इस बारे में सोनिया जो है अपने माता पिता से कह देती है और कहती है कि मैं अरुण से बेपनाह मोहब्बत ही नहीं करती बल्कि हम दोनों शादी भी करना चाहते हैं। सोनिया जब शादी का प्रपोजल अपने माता पिता के सामने रखती है, इस शादी की मंजूरी जो है सोनिया के माता पिता दे देते हैं और 2 महीने के बाद ही सोनिया अरुण से शादी भी कर लेती है। अरुण से जब वो शादी कर लेती है, करीब करीब 5 साल का समय बीतता है। इसी दौरान सोनिया के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन 5 साल के बाद आखिरकार एक दिन सोनिया जो है अपने दूसरे पति सुरेंद्र को भी छोड़कर अपने घर फिर आ जाती है। अब सोनिया अपने पति सुरेंद्र को सिर्फ इस बात के लिए छोड़ देती है क्योंकि सोनिया को जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो उसकी छोटी बहन हरजिंदर कौर जो है अपनी बहन की देखरेख करने के लिए अरुण शर्मा के घर पे पहुंचती है और कुछ ही दिन अपने जीजा के घर पे वो ठहरती है।
लेकिन अब हरजिंदर कौर जब अपने जीजा के घर पे वो रहती है, इधर अरुण जो है जब हरजिंदर की काफी खूबसूरती को देखता है तो उसके ऊपर वो फिदा सा हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में जीजा साली का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों काफी हद तक हंसी मजाक किया करते हैं। लेकिन हंसी मजाक के दौरान ही आखिरकार एक दिन हरजिंदर और अरुण के बीच में दैहिक संबंध बन जाता है। जब एक बार दोनों के बीच में दैहिक संबंध होता है, उसके बाद से कभी ये सिलसिला रुकता ही नहीं है, कभी थमता ही नहीं है। इस बात की शुरू में तो इस बात की जानकारी सोनिया को नहीं होता, लेकिन एक दिन सोनिया अपने ही घर के भीतर दोनों को दैहिक संबंध बनाते हुए देख लेती है। इसके बाद से सोनिया अपनी बहन को अपने मायके भेज देती है, और इधर हरजिंदर कौर जब अपने माता पिता के पास तो लौट जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अरुण और हरजिंदर का मिलना जुलना रुकता ही नहीं है, बंद नहीं होता। हरजिंदर जब मिलने के लिए ससुराल जब आ जाता है अरुण, और कभी मिलने के लिए जब हरजिंदर को बाहर बुला लेता है, तो जब दोनों का मेल मिलाप कभी खत्म नहीं होता। इसी बात से सोनिया इस कदर से परेशान होती है कि एक दिन अपने दोनों बच्चों को अपने पति के पास ही छोड़ देती है और अपने माता पिता के पास चली जाती है। इधर सोनिया जब अपने माता पिता के पास जाती है, उसकी छोटी बहन होती है हरजिंदर कौर को भी एक इसी बीच मौका मिल जाता है। हरजिंदर कौर अपने बहन के दोनों बच्चों का देखभाल करने के लिए अरुण के घर पे चल जाती है, और फिर अपने जीजा के साथ ही वो रहने लगती है। इसी वजह से सोनिया इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अब वो अरुण को भी छोड़ देती है। लेकिन सोनिया जब अपने पति को छोड़कर अपने घर पे वो रहने लगती है, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। इसीलिए सोनिया जो है अब अपना गुजारा बसारा करने के लिए एक नौकरी का सहारा लेने लगती है। और जब वो ऑनलाइन नौकरी का सर्च करने लगती है, नौकरी करने के लिए जॉब पोर्टल के ऊपर ही सोनिया को विक्रम दीक्षित का एक नंबर मिल जाता है। विक्रम दीक्षित जो कि लखनऊ शहर के गोमती नगर का रहने वाला होता है। दरअसल विक्रम दीक्षित ने अपना एक जॉब पोर्टल के ऊपर एक नौकरी को पोस्ट किया था। जैसे ही विक्रम का नंबर सोनिया को मिल जाता है, सोनिया विक्रम से बातचीत करती है। विक्रम भी सोनिया को लखनऊ प्रदेश बुला लेता है। सोनिया जब नौकरी के सिलसिले से लखनऊ के अंदर जाती है और जब विक्रम से उसकी मुलाकात होती है, विक्रम को जो ये बात पता चलता है कि सोनिया ने पहले पति को तलाक दे दिया और दूसरे पति को छोड़कर अपने घर पे रह रही है, विक्रम को भी इसी बीच एक मौका सा मिल जाता है। दरअसल विक्रम ने भी अपनी पत्नी को छोड़ चुका था, इसलिए विक्रम सोनिया को नौकरी ही नहीं देता, बल्कि उसको अपने घर के भीतर जगह भी देता है ठहरने के लिए। सोनिया जब विक्रम के घर के भीतर रहती है, उसके बाद से दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और जब दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग होता है, प्यार होता है, उसके बाद 1 साल के बाद सोनिया वापस साल 2017 के भीतर अपने माता पिता के पास वापस लौटती है और विक्रम से कहती है कि मैं दिल्ली के भीतर ही रहकर वहीं से अपना काम कर लूंगी। सोनिया जब अपने माता पिता के पास चली जाती है, उसके बाद से विक्रम भी अब अक्सर जो है सोनिया से मुलाकात करने के लिए दिल्ली शहर उसका आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन विक्रम जब सोनिया से मुलाकात करने के लिए, उससे बात करने के लिए जब वो दिल्ली उसके घर आ जाता है, तब विक्रम को पता चलता है कि दरअसल सोनिया के 2 भाई भी है जो ऑलरेडी घर से बाहर है। उसकी बहन से भी 36 का आंकड़ा चलता है, जो कि उसके माता पिता का जो मकान होता है उसकी कीमत करीब करीब 70 से 80 लाख रुपए के आसपास होता है। विक्रम सोनिया को एक सुझाव देते हुए कहता है कि ये मकान जो है तुम अपने माता पिता से अपने नाम पर रजिस्टर करवा लो। जैसे ही मकान तुम्हारे नाम पर हो जाएंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर यहीं से रह करके अपना पूरा बिजनेस करेंगे। विक्रम जब इस तरह की सुझाव सोनिया को देता है, तो सोनिया को भी ये बात काफी हद तक पसंद आ जाता है। अब इसीलिए सोनिया एक दिन अपने माता पिता से कहती है कि ये घर जो है मेरे नाम आप लिख दो। जैसे इस तरह की बातें अपने माता पिता को कहती है सोनिया, ये बात सुन करके उसके पिता गुरमीत कौर काफी गुस्सा में हो जाते हैं और कहते हैं सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी बनाई हुई है। भले ही मेरे आज के समय में सारे बच्चे इधर उधर बिखर गए हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर सबका बराबर का हिस्सा होगा। मैं प्रॉपर्टी जो है सबको बराबर बांट दूंगा। जब इस तरह की बातें वो अपनी बेटी से कहते हैं, सोनिया ये सारी बातें जो है अपने प्रेमी आशिक यानी विक्रम को कह देती है। विक्रम सोनिया को बताते हुए क्या बोलता है कि कैसे भी करके तुम सारी प्रॉपर्टी अपने ही नाम पे करवाना, क्योंकि ये सारा का सारा प्रॉपर्टी अगर सबके बराबरी हिस्से में अगर बटेगा तो तुम्हारे हिस्से में कुछ भी नहीं मिलेगा। जब इस तरह की बातें जब विक्रम कहता है, सोनिया को लालच हो जाती है। सोनिया इस लालच के चक्कर में एक दिन उस घर की सारी जो कागजात होता है वो बक्से से निकाल लेती है और फिर अपने प्रेमी के साथ मिल करके फर्जी एक दस्तावेज तैयार करवा लेती है। फिर अपने ही इलाके का रहने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू से जाके वो मुलाकात कर लेता है और वो उस घर के बेचने की बात उस बिट्टू से कहते हैं। बिट्टू भी उस घर को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, अच्छा खासा रकम भी देने के लिए तैयार होता है।
लेकिन जैसे ही मकान बिकने की कगार पे आती है, अब विक्रम सोनिया को समझाते हुए यही बात कहता है कि जब ये मकान बिकेगा तो तुम्हारे माता पिता को पता चल जाएगा और वो तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन जाएंगे। इससे पहले कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे रास्ते का अवरोध बने, रोड़ा बने, उन दोनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दो। विक्रम जब इस तरह की बातें सोनिया को कहता है तो सोनिया को भी लगता है कि अब शायद उसके माता पिता अब उसके कैरियर का, उसके जीवन का रुकावट बन रहे हैं। इसलिए सोनिया भी अपने माता पिता को इस दुनिया से हटाने के लिए विक्रम के बात कहे पर तैयार हो जाती है और विक्रम और सोनिया एक सही समय का इंतजार करने लगते हैं। वो 10 फरवरी की तारीख होती है, सोनिया की नानी की मौत हो जाती है पंजाब के भीतर, इसलिए सोनिया की माँ अपने मायके चली जाती है। इधर सोनिया की माँ जैसे ही मायके जाती है, उसका पिता जो है घर पे अकेले होते हैं। सोनिया को ऐसा लगता है कि यही सही मौका है। सोनिया तुरंत ही विक्रम के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि मेरे पापा जो है वो घर पे अकेले ही हैं, सही मौका है, तुम दिल्ली लौट जाओ। उस समय विक्रम जो कि लखनऊ के भीतर मौजूद होता है, विक्रम को बात लगता है कि बात सही है, लौट जाओ। विक्रम दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन विक्रम को ऐसा लगता है कि ये काम मेरे अकेले बस का नहीं होगा। इसीलिए विक्रम अपने इस प्लान में अपने 2 और साथी को, दोनों दोस्तों को शामिल करता है, जिसमें एक दोस्त का नाम होता है रिंकू और दूसरे दोस्त का नाम होता है दिवाकर। रिंकू और दिवाकर भी लखनऊ के गोमती नगर का ही रहने वाला होता है। दरअसल दोनों को दोनों एक नंबर का काफी मतलब बदमाश होता है। दोनों के ऊपर कई तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज होते हैं। आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद भी इन दोनों को विक्रम 50-50 हजार रुपया देने का लालच कर देता है और 10 फरवरी को लेकर के दोनों को सोनिया के घर पहुंच जाता है। इन दोनों को दिल्ली जाने से पहले रात के समय सोनिया अपने पिता के खाने में कुछ नींद की दवाइयां मिला करके दे देती है। इधर उसके पिता जब खाना खा करके सोते हैं तो काफी गहरी नींद में वो सो जाते हैं। इधर विक्रम जब अपने दोनों दोस्तों को लेकर के सोनिया के घर के ऊपर जाता है, रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास से चारों मिलकर सोनिया के पिता की गला दबा करके हत्या कर देता है। फिर उसकी लाश को सोनिया के घर के भीतर एक बड़े सूटकेस में पैक कर देता है और उसी सैयद नागलोई के नहर के पास वो पहुंचता है। उस नहर में उस सूटकेस को फेंक कर वापस चले जाते हैं। उसके बाद से विक्रम अपने दोनों दोस्तों के साथ वापस लखनऊ प्रदेश चला जाता है। जैसे ही धीरे धीरे समय बीतना शुरू होता है, 2 मार्च को फिर सोनिया की माँ उसके नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि मैं दिल्ली वापस आ रही हूँ। अब 2 मार्च को जब वो दिल्ली के लिए वो चलती है, इधर सोनिया फिर से अपने आशिक विक्रम के नंबर पे कॉल करती है और उसको दिल्ली बुला लेती है। इधर विक्रम जब दिल्ली के लिए फिर से निकलता है तो अपने साथ फिर से अपने दोस्त रिंकू को भी साथ ले लेता है। इधर 2 मार्च को जब सोनिया की माँ अपने घर पे वापस लौटती है पंजाब से, उसी रात को सोनिया अपनी माँ के खाने में भी अपने पिता के जैसे ही ठीक उसी प्रकार से नींद की गोलियां मिला देती है। उसके बाद जब खाना वाना खा करके उसकी माँ सोती है तो वो भी काफी गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद से सोनिया, उसका आशिक विक्रम और उसका दोस्त रिंकू, ये तीनों मिल करके सोनिया की माँ की भी गला दबा करके उसी प्रकार से हत्या कर देते हैं। उसकी लाश को फिर से घर के अंदर ही रखते हैं और अगले दिन सोनिया और विक्रम बाजार में जाते हैं और बाजार जाकर के एक लाल कलर की सूटकेस खरीद के लाते हैं और फिर रात के समय ही उसी सूटकेस के भीतर सोनिया की माँ की जो लाश होती है उसको पैक कर करके उस सैयद नागलोई के पास नहर किनारे जाते हैं और उस नहर के भीतर उसकी लाश को फिर फेंक देते हैं। 3 दिन का जब समय बीतता है, 4 मार्च को जागीर कौर की छोटी बेटी हरजिंदर कौर अपनी माँ के नंबर पे कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। हरजिंदर कौर जब अपनी माँ के बारे में अपनी बहन सोनिया से पूछताछ करती है तो सोनिया कहती है कि माँ पंजाब से आई ही नहीं है। अब हरजिंदर कौर जब अपने मामा के नंबर पे कॉल करती है और अपनी माँ के बारे में पूछताछ करती है तो उसके मामा का कहना होता है कि तुम्हारी माँ जो है वो 2 मार्च को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब इसीलिए हरजिंदर कौर अपने माता और पिता के बारे में पता लगाने के लिए अपने घर आ जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात जो है सोनिया से हो जाती है। हरजिंदर कौर जब अपने माता पिता के बारे में सोनिया से पूछताछ करती है तो सोनिया भी कुछ ठीक ठीक जवाब नहीं देती है अपनी छोटी बहन को, जिसको लेकर के हरजिंदर कौर को अब सोनिया पे शक होने लगता है कि शायद उसके माता पिता के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। जब उसके माता पिता का कुछ भी अता पता नहीं चलता है, 4 मार्च को ही इसी निहाल बिहार के थाने में जाती है और अपने माता पिता की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है।
सच में जब सोनिया पूरी कहानी को पुलिस वालों को कहती है, बताती है, तो पुलिस सोनिया के ही कहने पर उसके प्रेमी विक्रम और विक्रम के दोनों दोस्त रिंकू और दिवाकर को भी लखनऊ से अपने साथ गिरफ्तार कर थाने लाती है। और फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपकी दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप अपनों को ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।